नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सबका स्वागत है। आप लोग गुड मॉर्निंग कहिए, जो मर्जी कहिए, आप लोग सब लोगों का बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से टॉपिक में मैं स्वागत करती हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैम प्लीज़ मॉसबार इफ़ेक्ट, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एक वीडियो लेके आइए। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एक वीडियो लाऊं, आई थॉट कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिसके अंदर यू मस्ट नो अबाउट कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। बड़ी माइनर सी टर्म है कि अगर बेसिक सी टर्म आप सपोज़ किसी इंटरव्यू में बैठे हैं या कहीं पर भी आप बैठे हैं एंड सामने वाले को ये पता लग जाता है कि यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो बड़ी छोटी छोटी सी बड़ी बेसिक सी चीज़ें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं जिनके बारे में समटाइम्स आपको पता नहीं होता है। तो उन्हीं में से एक छोटी सी प्यारी सी टर्म है व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम देखिए क्या है कि नो डाउट जैसे ही हम लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स यही बोलते हैं जी बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बट व्हाट अबाउट जब कलर्स ना हो तब क्या होता है? तो आप लोगों को सबसे पहले एटम के अंदर की जो ताक झांक है वो हमें करनी पड़ेगी। ताका झांकी मना नहीं है, यहाँ ताका झांकी अलाउड है। तो आपको एटम के अंदर की सबसे पहले बात करनी होगी, फिर मैं उस टर्म पर आऊँगी कि जो आपने पढ़ी है वो और जो होनी चाहिए वो। अब स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम से भी पहले आई मस्ट टॉक अबाउट द टू टर्म्स एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तो देखिए जैसे पहले भी मैंने अपने डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट की वीडियोस में बात करी है कि डी ब्रॉयगा की ये मानना था कि यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, लाइट एंड मैटर, नथिंग एल्स। लाइट की स्टडी मैटर से की जाती है और मैटर की स्टडी लाइट से की जाती है। सो बेसिकली ऑल द फिनोमिना या ऑल द डिस्कवरीज, ऑल द इन्वेंशंस, ऑल द प्रोसेसेस आर इन्वॉल्विंग लाइट मैटर इंटरैक्शन। अगर आपको लाइट की स्टडी करनी है आपको मैटर चाहिए, अगर आपको मैटर की स्टडी करनी है यू नीड लाइट, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली जब आप लाइट को, लाइट मीन्स फोटोन्स, एनर्जी, रेडिएशन, जब आप उसको फॉल करवा रहे हो किसी मटीरियल के ऊपर तो होता क्या है, अंदर हमें पता है वेरियस लेवल्स हैं। सो वो जो लेवल्स हैं उन सब की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स इनसाइड एन एटम। एक होते हैं ग्राउंड लेवल, मेटास्टेबल लेवल एंड एक्साइटेड लेवल। ग्राउंड लेवल क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है। लाइफ टाइम ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड द टाइम स्पेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट। कि एक स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जितनी देर रहता है या जितना टाइम स्पेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है। रजाई सर्दियाँ हों, रजाई का साथ हो, है ना, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो और आपको कहा जाए रजाई से बाहर आओगी ना रे बाबा ना, तो वो आपकी ग्राउंड स्टेट, आप इनफाइनाइट टाइम तक। और मोर ओवर आई मस्ट से योर होम, आपका घर आपकी वो स्टेट है जहाँ पर आप इनफाइनाइट टाइम तक रह सकते हैं। सो दैट इज़ योर ग्राउंड स्टेट। और अगर मैं बात करूँ स्कूल कॉलेज जहाँ पर आप जाते हैं, आप 5-6 घंटे स्पेंड करके या कुछ टाइम स्पेंड करके यू जस्ट कम बैक टू योर होम, वो रहती है आपकी एक्साइटेड स्टेट, जहाँ आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते, आप रहना चाहते भी नहीं है, वहाँ पढ़ना पड़ेगा वहाँ रहकर। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट भी होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक रह सकता है। सो एक्साइटेड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का जो लाइफ टाइम रहता है दैट इज़ इनफाइनाइट। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज़ 10⁻⁻8 सेकेंड्स। इसके अलावा एक तीसरी स्टेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेबल स्टेट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है दैट इज़ 10⁻³ सेकेंड्स। ग्राउंड से थोड़ा कम और ग्राउंड से बहुत कम और एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा ज़्यादा। आप लोग छुट्टियां मनाने अपने नाना के यहाँ, दादा के यहाँ, मामा के यहाँ, मामी के यहाँ, बुआ के यहाँ जाते हैं। आप लोग चाहे वहाँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह सकते हैं। आफ्टर दैट वो लोग आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे कि जाओ भैया, हमें आपको नहीं रखना है। सो दैट इज़ योर
मेटास्टेबल स्टेट, जहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा देर रुकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये 3 टाइप की स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। अब क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट है इसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है एंड एवरी इलेक्ट्रॉन टेंड टू बी इन दिस स्टेट। अब स्टेट के अंदर सारे तो आ नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये भैया एक अकोमोडेशन, एक जगह, एक स्पेस है, यहाँ पर 3-4 चीज़ें आ सकती, तो वो 4 से ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते, 5वें को उससे ऊपर जाना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन चलती है तो वहाँ पर जब पहली स्टेट भर जाती है तो दूसरी में जाते हैं, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, पौड़ी वो चलते जाते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जाते हैं। सो थिंग इज़ कि इलेक्ट्रॉन an electron tries to be always in its lowest energy state, वहाँ पर वो रहना चाहता है। तो जब आप रेडिएशन फॉल करवाते हैं वो एनर्जी रिसीव करता है, एक्साइटेड आ जाता है, उछलता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड आफ्टर दीज लाइफ टाइम्स जिस भी स्टेट के अंदर वो प्रेजेंट है उसको अपनी नीचे वाली स्टेट में वापस आना ही है। अब वो जो वो वापस आएगा तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उसको वो रिलीज़ भी करेगा। अब डिपेंड करता है कि वो एनर्जी अगर मैं कहूँ कि लाइट की टर्म में रिलीज़ करता है तो हम कह देते हैं कि एमिशन ऑफ रेडिएशन हुआ, अदरवाइज हीट हो सकती है, कोलिजनल डिके हो सकता है, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करने से पहले एमिशन और एब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज़ फॉर द कन्वीनियंस मैंने 2 लेवल ले लिए। इस लेवल की जो एनर्जी है वो हमने मान ली E2 और इस लेवल की एनर्जी हमने मान ली E1। पहले हमारा आपका सबका प्यारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, आपने यहाँ से एनर्जी दी। एक टर्म बार बार यूज़ होगी आगे मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी, रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स मैचिंग, समानता, सिमिलैरिटी। तो जैसे ये फोटोन यहाँ आया, ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर इसे यहाँ पहुँचाना है तो इस गैप के बराबर की एनर्जी अगर इसके पास होगी तो ये इसको पहुँचा देगा, अदरवाइज़ नहीं। तो मान लीजिए इस फोटोन के पास एनर्जी E2 माइनस E1 है और हमें पता है एक फोटोन की एनर्जी को हम h से एक्सप्रेस करते हैं। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h। अगर इस फोटोन के पास एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा प्यारा ऊपर पहुंच जाएगा, उछलेगा। अब इस लेवल पर पहुंच गया है, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज बेसिकली, आप कह सकते हैं कि whenever a radiation is made to fall on an electron or on an atom and electron absorbs it and go to an excited state, then we call it absorption of radiation. अब अगर ये स्टेट एक्साइटेड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद नीचे आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा। आप यकीन रखिए, भरोसा रखिए, वो आएगा, हैव पेशेंस। और अगर ये मेटास्टेबल स्टेट है तो 10⁻³ सेकेंड्स के बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। सो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहाँ से सपोज यहाँ वापस आ गया, तो इस गैप के बराबर की एनर्जी ये रिलीज़ भी करेगा। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h। इसने रिलीज़ कर दी, इसको हम बोलते हैं एमिशन। अब स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है एंड एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है। कि अगर आप एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन को प्लॉट करें देन यू कॉल इट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड अगर आप एमिट होने वाले फोटोन्स को प्लॉट करें तब होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब थिंग इसकी स्पेक्ट्रम भला क्या है? आप लोग बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स। बेसिकली स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ, आप लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी या एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। यानी कि ग्राफ जब भी बनता है हमें पता है एक हमारे पास x एक्सिस रहता है, दूसरा हमारे पास y एक्सिस रहता है। अब x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वेवलेंथ हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। y एक्सिस पे ऑलवेज देयर इज इंटेंसिटी। यहाँ पर समटाइम्स थीटा भी होता है, जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक्सरेज वगैरह की बात करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट बेसिक टर्म्स जो कि अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स या ग्रेजुएट फिजिक्स के अंदर या स्कूल लेवल की फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ये टर्म्स इन्वॉल्व रहती हैं। सो आप एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या एनर्जी कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक एटम है, उस एटम में यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं।
मान लीजिए आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ विद इंटेंसिटी लूँगी और इस लेवल की एनर्जी सपोज 1 जूल है और इसकी मानिए 3 जूल है, इसकी सपोज 6 जूल है, इट हैज़ 8 जूल। रैंडम एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने ले लिए हैं, सपोज दिस इज 10 जूल। तो ये सेपरेशन पे मत जाइए, मेरी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, डोंट गो टू माई वर्ड्स को भी वैसे सुनिए लेकिन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि मैं जो फिजिक्स आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। अब मान लीजिए मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से एक फोटोन भेजा, उस फोटोन की एनर्जी सपोज इन दो 6-1 इस फोटोन के पास सपोज 5 जूल एनर्जी है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाएगा। सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन पहुँचाया, अब 5 जूल एनर्जी के मान लो मेरे पास 4 फोटोन्स आए, तो सपोज यहाँ से ये 2 फोटोन्स ये हो गए मान लीजिए, और 2 इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से यहाँ हो गए। 8-3 इन 2 लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस, 8-3 5 जूल, 6-1 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट हुए वो 5 जूल एनर्जी लेके, मतलब ये 4 फोटोन्स 5 जूल एनर्जी वाले एब्जॉर्ब हो गए हैं। फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स 4, एनर्जी कितनी है 5 जूल। सो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ फोटोन्स 4, एनर्जी 5 जूल। यहाँ से इस एक्सिस पर 4, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, इधर से 5, तो यहाँ पर मुझे एक लाइन मिल जाएगी। सो एग्जैक्टली सेम, सपोज अब यहाँ से फोटोन आया और उस फोटोन के पास एनर्जी 2 जूल थी और सपोज 2 फोटोन्स या मान लीजिए 3 फोटोन आए, इन 3 फोटोन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ 6 to 8 ट्रांसफ़र कर दिए हैं और एक इलेक्ट्रॉन सपोज 8 to 10, तो इन तीनों की एनर्जी 10 - 8 2, 8 - 6 2, 2 जूल एनर्जी वाले 3 फोटोन एब्जॉर्ब हो गए हैं। 2 जूल एनर्जी वाले 3 फोटोन्स, इधर से 3, नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी 3 और एनर्जी 2। सो इधर इस एक्सिस से 3, इस एक्सिस से 2, तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। सो इन दिस वे वेरियस ट्रांजिशन, सपोज 3 to 10, यहाँ हुआ 2 इलेक्ट्रॉन सपोज, और ये हुआ 10 से 10 - 3 7 जूल के करस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 7 जूल यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, एक लाइन यहाँ पर। सो यहाँ पर जितनी ट्रांजिशंस होती जाएंगी और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको वेरियस लाइंस ऑफ वेरियस हाइट्स मिलती चली जाएंगी, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। आप लोग इस एक्सिस को बुक्स में शो नहीं किया जाता है, सिर्फ यही रह जाता है, वी कॉल इट अ स्पेक्ट्रम। क्या हुआ, गले में क्रैश, गले में खिचखिच, फिजिक्स से दूर हो जाएगी। सो देखिए, फिजिक्स, एक फिजिस्ट के लिए फिजिक्स उसका टॉनिक है। सो ये देखिए स्पेक्ट्रम आप लोगों को अब समझ आया होगा कि दिस इज बेसिकली ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी। यही चीज़ फ्रीक्वेंसी के लिए भी हो सकती है, यही चीज़ यहाँ पर वेवलेंथ के लिए भी हो सकती है। आप यहाँ से वेवलेंथ रिकॉर्ड कीजिए, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कीजिए, व्हाट एवर। इसीलिए आपको बोला जाता है कि स्पेक्ट्रम में क्या होती हैं, वेरियस लाइंस होती हैं। सो इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। और जो आपकी बुक्स में लिखा रहता है कि if the various radiations are arranged in the order of increasing, ascending or descending order of energy or frequency or wavelength, we call it spectrum, वो भी ठीक बात है, वो भी यहीं से आया। मैंने यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ बनाया था, इंटेंसिटी ऑमिट कर दी, तो अब आप देखिए यहाँ से इधर से अगर आप चलेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर से डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आप इधर से अरेंजमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो डेफिनेशन जो आपकी स्कूल लेवल की बुक्स में लिखी रहती है वो भी करेक्ट है, बट दैट इज़ इनकम्प्लीट डेफिनेशन, सो एक्यूरेट इज दिस वन। तो आप लोगों को अब समझ आया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसी तरीके से अगर मैं एमिट होने वाले फोटोन्स की बात करूँ, यही इलेक्ट्रॉन्स जब वापस आएंगे तो इतनी ही एनर्जी के फोटोन्स को रिलीज करेंगे, तो इसी तरीके की लाइन्स मुझे वहाँ मिल जाएंगी, दैट विल बी टर्म्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये कहानी थी एमिशन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। और इसके बाद जब भी हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, इसके बाद मैं एक सीक्वेंस लेकर आऊँगी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ की भी, और वहाँ पर हम जब भी बात करेंगे एमिशन, तो इमीडिएटली आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि फोटोन्स बाहर आए हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए हैं। अब ये जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन है, ये भी बेसिकली, इनकी भी आगे टाइप्स होती हैं। इनकी क्या टाइप्स होती हैं, तो चलिए देखते हैं।
एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपको समझ आ गया है कि जब फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना है, छोटा बच्चा आप अपने आप नहीं चढ़ सकते, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, फिर वो चढ़ेगा। नीचे आने के लिए तो एक धक्का ही काफ़ी है, बड़े आराम से आ सकते हैं। सो एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज़ को पुशअप करना कि चलो भैया तू हो जा, किसी प्रोसेस को ट्रिगर करना, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेट करना। तो एमिशन हमेशा स्टिमुलेटेड होता है, हम करवाते हैं ज़बरदस्ती, ये अपने आप से नहीं होता है। सो एमिशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। इट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन एज वेल एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, एब्जॉर्प्शन में तो आपको पता है वही 2 लेवल्स, वही कहानी। E2 E1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से फोटोन आया, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू एनर्जी का फोटोन आया, इसकी एनर्जी यहाँ से मैच हुई, रेजोनेंस हुई, इलेक्ट्रॉन को ऊपर चढ़ा दिया, बिठा दिया झाड़ पर। सो दिस इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड इट विल स्पॉन्टेनियसली, इट विल ऑटोमेटिकली फॉल टू लोअर लेवल एंड विल रिलीज एनर्जी इक्वल टू द गैप ऑफ दीज 2 लेवल्स। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। सो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका हमारा सबका प्यारा इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड्स वाली स्टेट यानी कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर बैठा हुआ है आराम से। मुझे तो इस लेवल से, इस टाइम से पहले इलेक्ट्रॉन नीचे चाहिए कि भैया तो नीचे आ जा, ऊपर तेरा काम नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को आपने नीचे लेकर आना है, टाइम इतना हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक फोटोन भेजूँगी। आइंस्टाइन अंकल ने इसको रेजोनेंट ट्रांजिशन बोला है। रेजोनेंट मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी इस गैप के बराबर रहेगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू, इस गैप के बराबर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड है तो ऊपर तो जाएगा ही कहाँ, इस गैप के बराबर। तो ये फोटोन जब यहाँ से निकलेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा, सॉरी जीभ कटी, किसी ने गाली दी चलो मजाक साइड पर। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में पड़ा हुआ है, इसने इसको डिस्टर्ब किया फोटोन ने आके, तो इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट करी। अब इलेक्ट्रॉन्स जब ऑसिलेशंस करता करता वो ऐसी स्टेट की खोज में रहेगा जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, वो यहाँ पड़ी है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली क्या कर जाएगा, यहाँ पर फॉल कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे फॉल करेगा तो इस गैप के बराबर की एनर्जी को रिलीज करेगा। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू इसने रिलीज की। अब ये जो आया था इसको इसने एब्जॉर्ब तो किया ही नहीं था, तो ये फोटोन भी इसके साथ ही बाहर जाएगा। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। तो इस फोटोन ने आकर इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट डिस्टर्बेंस दी, इसको डिस्टर्ब किया, इसकी जगह से हिलाया और इसको नीचे ले आया, दूसरा फोटोन अपने साथ लेकर चलता बना। तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन या फिर लाइट एम्प्लीफिकेशन, विच इज़ द बेसिस ऑफ लेज़र एमिशन, जिसकी बातें हम आगे डिटेल में करेंगे। तो ये 2 टाइप्स थी और ये एमिशन अपने आप नहीं हुआ, हमने बाहर से फोटोन भैया को भेजा, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अंकल को आप नीचे लेकर आइए, तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन अंकल को नीचे लेकर आ गए थे। सो दिस वाज स्टिमुलेटेड एमिशन की ज़बरदस्ती इस एमिशन को हमने करवाया। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ज़रूरी थी इससे पहले कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की फील्ड में आगे बढ़ते। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे से खूबसूरत से टॉपिक मॉसबार इफ़ेक्ट या मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।